Hi guys, I'm Shrikant. वेलकम बैक अगेन ऑन अनएक्सपेक्टेड सस्पेक्ट्स. आई होप कि आपने पिछला वीडियो चेक कर लिया होगा, आपको पिछला वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपने चेक नहीं किया है तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा. आज की इस वीडियो में हम किसी सीरियल किलर के बारे में तो बात नहीं करने जा रहे हैं, लेकिन एक इंडिया का ऐसे केस के बारे में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इंडिया के टॉप केसेस में से एक केसेस में आता है. इंडिया को इंडिपेंडेंस होकर 75 ईयर्स कंप्लीट होने को आए हैं, लेकिन इंडिया में वुमेंस की सेफ्टी इतनी नहीं है जितनी हम लोग सोच पा रहे हैं, जितनी हम लोग सोचते हैं. हमारे हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर देखा जाए तो इंडिया में तब भी, अगर धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो तब भी वुमेंस इतनी सेफ़ नहीं थी और आज भी वुमेंस इतनी सेफ़ नहीं है. आई एम सो सॉरी यार, मेरे कुछ रिलेटिव्स आए हुए हैं बाजू के घर में. बाजू के जो रूम है वहाँ कुछ रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, तो आपको माइक में सुनाई दे रहा होगा. प्लीज़ वहाँ पे फोकस मत कीजिए, मेरी तरफ फोकस कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज़ केस जगीशा घोष. जगीशा एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की थी. जगीशा के पिता श्री जगन्नाथ घोष और जगीशा को एक छोटा भाई भी था और जगीशा की मदर एक हाउसवाइफ थी. जगीशा के पिता एक कंपनी में वर्कर थे और जगीशा काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हुई लड़की थी. जगीशा के पूरे परिवार में उनके पिता श्री जगन्नाथ घोष, एक मदर और एक छोटा भाई था. जगीशा की जो मदर थी वो हाउसवाइफ थी और जगीशा के पिता यानी जगन्नाथ घोष ये एक कंपनी में वर्कर का काम करते थे. जगीशा की उम्र एज 28 ईयर्स की थी. जगीशा का छोटा भाई जो था वो 18 से 20 ईयर्स के बीच में था. 18 से 20 ईयर्स के बीच में ही था. और एक मिडिल क्लास फैमिली को अपने लाइफ में बहुत कुछ झेलना पड़ता है, बहुत अपने स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फाइट करनी पड़ती है. ये सब आपको पता ही है. अच्छा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद, एक अच्छी डिग्री लेने के बाद जगीशा की जो जॉब थी वो दिल्ली के फरीदाबाद में कॉल सेंटर में लगी हुई थी. 2007, 2008 और 2009 तक जगीशा ने कॉल सेंटर में काम किया था. और 2007 और 2008 अच्छे से काम करने के बाद 2009 आता है तो मार्च के एक ऐसा महीना आता है मार्च, जो कि पूरी की पूरी फैमिली को हिला के रख देता है. पूरी की पूरी फैमिली मातम छा जाता है पूरी की पूरी फैमिली में. कहानी आती है 18 मार्च 2009 से. जब जगीशा कॉल सेंटर में काम कर रही थी तो जगीशा ने डिसाइड किया था कि वो अब ओवर टाइम जॉब करेगी. और जगीशा रात भर जब जॉब करने के लिए जॉब करती थी, उसे सुबह के 4-5 बज जाते थे आने के लिए. लेकिन कहानी आती है एक डेट के दिन, जो 19 मार्च 2009 के दिन, जब जगीशा अपने कॉल सेंटर में काम कर रही थी, तभी उसको पिताजी का फ़ोन आता है रात के 1 बजे. जब उसके फादर मतलब जगन्नाथ घोष जी का कॉल आता है तब वो रिसीव करती है और उसके फिर फादर थे वो पूछते हैं कि जगीशा तुम कितने बजे वापस घर आओगी. और जैसे कि जगीशा ने कहा था फ़ोन पे कि वो उसे 4 से 5 बजे जाएंगे घर वापस आने के लिए, तो वैसे ही जगीशा का काम सुबह 3:30 बजे तक, मतलब जो सुबह 3:30 बजे तक जगीशा का काम ख़त्म हुआ. और काम ख़त्म हो जाने के बाद जब जगीशा को वापस घर जाने का टाइम आया तो सुबह के 3:30 बज चुके थे. और उसके जॉब की जो गाड़ी थी, मतलब कॉल सेंटर में गाड़ी होती है जो सबको घर छोड़ती है, ये सब तो आप लोग पता ही होगा. तो वो उबर ड्राइवर जो थे वो गाड़ी के, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो जगीशा को घर छोड़ेंगे. तो जगीशा जैसे ही अपने वापस घर आ रही थी तो सुबह के 4 बज चुके थे घर आने के लिए. लेकिन वहीं पे जो ऑफिस की कार थी उन्होंने जगीशा को सुबह 4 बजे घर के पास ड्राइव किया था, ड्रॉप कर दिया था. तो ड्रॉप कर देने के बाद उनकी जो ऑफिस की जो गाड़ी थी उन्होंने ड्रॉप कर दिया था. और ड्रॉप करने के बाद वहाँ पे जगीशा वहाँ से अपने घर जा रही थी. लेकिन जगीशा के पिता ने
ये नोटिस किया था कि जगीशा वापस 4 बजे घर वापस आने के बाद घर पहुंची ही नहीं थी। उसे जगीशा के पिता ने सुबह 6-7 बजे तक जगीशा का वेट किया, लेकिन जगीशा घर वापस पहुंची ही नहीं। सुबह 6-7 बजे तक वेट करने के बाद जगीशा को उसके फादर जगीशा को कॉल करते हैं, लेकिन जगीशा कॉल रिसीव नहीं कर पा रही थी। जगीशा कॉल ही नहीं उठा रही थी, उसका कॉल बंद आ रहा था, उसका फ़ोन बंद आ रहा था। और सुबह 10 बजे कॉल सेंटर में जाने के बाद जब जगीशा के पिता पूछताछ करते हैं कि जगीशा घर कितने बजे निकली थी या घर ऑफिस में ही है, तो उन्होंने कहा कि जगीशा को सुबह 4 बजे ही हमने घर ड्रॉप कर दिया था। और जैसे ये बात पिताजी को पता चली कि सुबह जगीशा को 4 बजे ही ऑफिस ने घर ड्रॉप कर दिया, ऑफिस के जो बाइक थी, गाड़ी थी, उन्होंने सुबह 4 बजे ही जगीशा को घर ड्रॉप कर दिया था। जगीशा के पिता के पर कच्चे उड़ गए। मतलब जगीशा के पिता पूरे के पूरे शॉक रह गए कि बेटी को सुबह 4 बजे ही ड्रॉप कर दिया गया है और अभी तक वो घर नहीं लौटी है। तो 18 ये स्टोरी हुई थी 19 मार्च, और 20 मार्च के दिन जगीशा के पिता ने पुलिस में कंप्लेन करने का डिसाइड किया। और 20 मार्च को जगीशा के पिता 1 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने का डिसाइड किया। और और दोपहर के 1 बजे जब जगीशा के पिता पुलिस स्टेशन में पहुंचे, तब उन्होंने कहा कि जगीशा पिछले एक रात से फिर जगीशा के पिता ने डिसाइड किया कि 19 मार्च 2009 मतलब उसके एक दिन बाद उन्होंने डिसाइड किया, जगन्नाथ घोष जी ने डिसाइड किया कि वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करेंगे। तो गायब कैसे हो गई थी जगीशा? क्या हुआ था जगीशा के साथ? एक ऐसा हादसा हुआ था जगीशा के साथ जो मुझे बताने में बहुत दुख हो रहा है कि सुबह 4 बजे जगीशा जैसे ही अपने घर वापस आ रही थी, तभी 3 लड़कों ने गाड़ी में आकर जगीशा को किडनैप कर लिया था और किडनैप कर लिया था। और 19 मार्च को फादर ने जब 20 मार्च को फादर ने किडनैपिंग का केस पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने का डिसाइड किया कि जगीशा 2 दिन से घर वापस नहीं आई है। तो जैसे ही ये खबर पुलिस ने जैसे ही कार्यवाही शुरू करी, तभी पता चला कि फरीदाबाद में, दिल्ली के फरीदाबाद में सूरज कुंड के पास से खबर आती है कि वहाँ पे दोपहर की सुबह 8 बजे एक लड़की की डेड बॉडी वहाँ सूरज कुंड के पास पड़ी हुई मिली थी, और ये किसी और की नहीं, जगीशा घोष की ही डेड बॉडी थी। ऐसे ही बॉडी को पुलिस ने चेक किया तो बाद में पता चला कि किडनैपिंग, रेप प्लस मर्डर का केस है। अब इस केस ने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ ली थी, बहुत ज़्यादा ये केस अब डीप होते जा रहा था। पहले सिर्फ किडनैपिंग का केस था, लेकिन अब ये रेप प्लस मर्डर का भी केस हो चुका है। और अब इतना हो जाने के बाद डीएसपी हरगोविंद और एसीपी अतुल वर्मा, इन दोनों ने इस केस को फाइंड करने के लिए, इस केस को सॉल्व करने के लिए काफ़ी फुर्ती दिखाई। सबसे पहले उस लोकेशन पे पहुंचे जहां से जगीशा किडनैप हो चुकी थी। उन्होंने डिसाइड किया कि वो वहां का सीसीटीवी फुटेज फाइंड करेंगे, वहां का सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले निकालेंगे। और सीसीटीवी फुटेज निकालने के बाद उन्हें सबसे बड़ा क्लू तो वहाँ पे वो मिला, एक लड़का जो जगीशा को पकड़ के जब गाड़ी में डालने की कोशिश कर रहा था, गाड़ी में डाल रहा था, तभी उसने देखा कि एक लड़के के जो लेफ़्ट हैंड था वहाँ पे एक बड़ा सा टैटू निकाला गया था, एक बड़ा सा टैटू था, और साइड से उसका फेस दिख रहा था। पूरा फेस नहीं दिख रहा था, लेकिन साइड से उसका फेस दिख रहा था। और सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद पता चला कि उसके राइट हैंड पे टैटू था, और उस टैटू का और उसके जो हाफ जो फेस दिख रहा था, वो उसका पूरा का पूरा फ़ोटो निकाल के सारे के सारे दिल्ली के पुलिस स्टेशंस में स्प्रेड कर दिया गया, और इसे जल्दी से जल्दी ये कौन है इसे ढूंढने के लिए ट्राई किया गया। भगवान का कि सबसे बड़ा क्लू वहाँ पे वो मिला जो पुलिस को इसकी और शुक्र है भगवान का कि पुलिस को एक ऐसा क्लू मिला जिसकी उन्हें मिलने की कोई भी गारंटी नहीं थी, ना मिलने की, और इसी एक क्लू की वजह से सारे के सारे अपराधियों को पकड़ा गया था। एक ऐसा क्लू मिला कि वसंत कुंज थाने से एक खबर आई कि ये जो लड़का आप जो फ़ोटो में देख रहे हो, ये इस लड़के का वसंत कुंज थाने में से एक खबर आई, और खबर आने के वसंत कुंज
के पास एक पुलिस ऑफिसर ने जब फ़ोटो आगे चिटकाई थी, तब जाके पता चला कि वो वहाँ पे एक लड़का था, उसी लड़के को पहचानता था। और उसने फ़ोटो देख के बताया कि वो फ़ोटो में दिख रहा हुआ लड़का और कोई नहीं, वो फ़ोटो में दिख रहा हुआ लड़का, उस लड़के का नाम था बलजीत मलिक। बलजीत मलिक एक 24 ईयर्स ओल्ड का लड़का था, मतलब 24 साल का वो लड़का। बाद में पूछताछ करने के बाद पता चला कि बलजीत मलिक का एड्रेस भी पता चल गया पुलिस को, और वो कहाँ रहता है वो भी। और पुलिस वालों ने जब बलजीत मलिक को अरेस्ट किया 22 मार्च के दिन बलजीत मलिक को अरेस्ट कर लिया गया था। उसके 2 दिन बाद पुलिस वालों ने उसके 2 दिन बाद और उसके 2 डेज़ के बाद उसके 2 दिन बाद पुलिस वालों ने अमित शुक्ला और रवि कपूर, इन दोनों को भी अरेस्ट कर लिया गया है। ये तीन ही वो लड़के थे जिन्होंने जगीशा का किडनैप किया था। पुलिस वालों को पहला सुराग तब मिला था जब जिस लोकेशन पे जगीशा का किडनैप हुआ था, वहीं पे एक एटीएम था, और एटीएम के बाहर और पुलिस वालों को पहला सुराग तब मिला जब एटीएम के पास जिस लोकेशन पे जगीशा का किडनैप हुआ था, उसके थोड़ी ही दूर पर एक एटीएम था, और वहाँ पे एक गार्ड तैनात थे जिनका नाम भीमराव था। उन्होंने देखा कि जगीशा को किडनैप करते हुए 3 लड़के थे, और इन्हीं तीनों लड़कों ने जगीशा को किडनैप किया है। ये बात भीमराव से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये वही तीनों लड़के हैं जिन्होंने जगीशा का किडनैप किया था। 19 मार्च के दिन एक लड़की का किडनैपिंग की केस जो आई थी, क्लूज पुलिस वालों को तब मिला जब जिस लोकेशन पे जगीशा को किडनैप कर लिया गया था, वहाँ से थोड़ी दूर बाद एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट था। वहाँ के 6th फ्लोर पर जो था, वहाँ पे एक 13 साल का लड़का जिसका नाम अभिषेक था, वो उसकी खिड़की से देख रहा था कि एक लड़की को सुबह के 4 बजे एक लड़की को किडनैप कर लिया गया है जगीशा से। और तीसरा सुराग तब मिला था जब जगीशा के गोल्ड रिंग और एक सिल्वर चेन ये आरोपियों के पास से मिला था। और उसके फ्रेंड से जब पूछा गया, पुलिस वालों ने उसके फ्रेंड से जब पूछा गया कि ये किसका है, तो तभी जगीशा और पुलिस वालों ने जब उनके फ्रेंड से पूछा गया कि ये किसका है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये जगीशा के रिंग और चेन ये जगीशा के ही है। फाइनली अप्रैल 2010 में जगीशा का केस कोर्ट ने ले लिया, और इस केस को सॉल्व होते होते 2016 आ गया था। मतलब मैं ये न्यूज़ सुन के शॉक हो चुका हूँ कि एक केस को सॉल्व होने के लिए इतना भी टाइम लग सकता है। 6 साल सज़ा हुई। आरोपी रवि कुमार और अमित शुक्ला, इन दोनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और जो तीसरा था बलजीत मलिक, उसको उम्र कैद जेल की सज़ा सुनाई गई थी। सो अभी तक इस केस के बारे में इतना ही पता चला है दोस्तों। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। किसी वीडियो में हैव अ गुड डे, बाय।